नमस्कार, मैं हूं बालकृष्ण थरेजा। आप देख रहे हैं डेली लाइफ। आइए नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। जंक्शन के सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में 2 नकाबपोशों ने किया डकैती का प्रयास। पुलिस ने एक आरोपी को मौके से किया गिरफ्तार, जबकि दूसरा भागने में हुआ कामयाब। भाजपा नेता राजेंद्र सिंह राठौर ने सर्किट हाउस में की प्रेस कॉन्फ्रेंस। प्रदेश की कांग्रेस सरकार पर लगाया प्रत्येक मोर्चे पर विफल रहने का आरोप। राजस्थान पटवार संघ और राज्य सरकार के बीच पूर्व में हुए समझौते को लागू करने की मांग। संघ सदस्यों ने प्रतिपक्ष नेता राजेंद्र सिंह राठौर को सौंपा ज्ञापन। विभिन्न किसान संगठनों ने एसडीएम को ज्ञापन सौंप की कृषि अध्यादेशों को वापस लेने की मांग। गणेश महोत्सव का हुआ समापन। श्रद्धालुओं ने शोभा यात्रा निकाल किया गणपति बप्पा की मूर्तियों का जल विसर्जन। और अब समाचार विस्तार से। जंक्शन के सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में मंगलवार सुबह 2 नकाबपोश व्यक्तियों ने डाका डालने का प्रयास किया। इनमें से एक व्यक्ति को पुलिस ने मौके से गिरफ्तार कर लिया, जबकि उसका साथी मौके से फरार हो गया। जंक्शन की धान मंडी स्थित सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया शाखा में मंगलवार सुबह बाइक पर सवार होकर आए 2 नकाबपोशों ने डकैती का प्रयास किया। कैशियर की सूझबूझ से बैंक शाखा में लूट होने से बच गई। आसपास के लोगों ने बाइक पर भाग रहे एक नकाबपोश पर पत्थर बरसाव से पकड़ लिया। पत्थर लगने से नकाबपोश बुरी तरह घायल हो गया। पुलिस ने उसे हिरासत में लिया, जबकि उसका साथी भागने में कामयाब हो गया। पकड़ा गया युवक सदर पुलिस थाना क्षेत्र के गाँव पक्का सारना का रहने वाला है। पुलिस उसका आपराधिक रिकॉर्ड खंगाल रही है। पकड़ा गया युवक बैंक शाखा में लूट करने के इरादे से घुसा था, जबकि उसका दूसरा साथी बैंक शाखा भवन के पीछे खड़ी की गई बाइक पर बैठा रहा। उधर बैंक शाखा खुलते ही हुए इस घटनाक्रम से आसपास के क्षेत्र में हड़कंप मच गया। पुलिस ने मौके से भागे दूसरे युवक की भी तलाश आरंभ कर दी है। मिली जानकारी के अनुसार जंक्शन की धान मंडी में सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की शाखा संचालित है। मंगलवार सुबह करीब 9:30 बजे बैंक शाखा खुलने पर सफाई कर्मचारी व ऑफिस बॉय बैंक शाखा पहुंचे। करीब 10 बजे बैंक के कैशियर अजय जेडिया पुत्र शंकरलाल जेडिया भी बैंक में पहुंच गया। इसके कुछ देर बाद एक नकाबपोश युवक ने बैंक शाखा में प्रवेश किया। किसी को शक न हो, इसके लिए नकाबपोश ने आते ही पैसे जमा करवाने वाली पर्ची भरनी आरंभ कर दी। 2 मिनट बाद वह युवक कैशियर अजय केडिया के केबिन में घुस गया और साथ लाए गए प्लास्टिक के थैले को खोलकर कैशियर से उसमें सारे रुपए डालने को कहा। उसने सफाई कर्मचारी पूजा देवी व ऑफिस बॉय को बैंक शाखा से बाहर नहीं निकलने की बात कही। कैशियर ने जब कैश नहीं होने की बात कही तो नकाबपोश युवक ने छुरा निकाल लिया। उसने छुरा कैशियर के पेट पर लगा दिया। कुछ देर तक कैशियर ने कैश नहीं होने की बात नकाबपोश को बातों में उलझाए रखा। इसके बाद उसने छुरा कैशियर की पीठ पर लगा जान से मारने की धमकी देते हुए रुपए थैले में डालने की चेतावनी दी। इस दौरान कैशियर उसे बातों में उलझाकर बैंक शाखा के मुख्य गेट पर ले आया। इसी दौरान महिला सफाई कर्मचारी नकाबपोश को चकमा देकर बैंक शाखा से बाहर निकल गई। उसने धान मंडी के व्यापारियों व मजदूरों को बैंक शाखा के बाहर एकत्रित कर लिया। करीब 15 मिनट तक कैशियर ने उक्त लुटेरे को बातों में उलझाए रखा, लेकिन जब बैंक शाखा के बाहर भीड़ जमा हो गई तो नकाबपोश युवक बैंक शाखा के गेट के पास खड़े ऑफिस बॉय को धक्का मारकर छुरा लहराता हुआ बैंक शाखा के पीछे श्रीगंगानगर रोड की तरफ भाग गया। तभी बैंक शाखा के पीछे रोड की तरफ खड़ी बाइक पर बैठा नकाबपोश का दूसरा साथी लोगों को आता देख वहां से पैदल ही रफू चक्कर हो गया। जबकि हाथ में छुरा लेकर भाग रहा युवक बाइक स्टार्ट कर भागने लगा तो मौके पर पहुंचे लोगों ने उस पर पत्थर बरसाने आरंभ कर दिए। कुछ देर तक नकाबपोश युवक से बाइक स्टार्ट नहीं हुई। हाथ में छुरा होने के कारण किसी ने पास जाने की बजाय पत्थर बरसाने शुरू कर दिए। बाइक स्टार्ट होने पर जब नकाबपोश भागने लगा तो पत्थर लगने से वह बाइक सहित सड़क पर गिर गया। लोगों ने उसे पकड़ धुनाई कर डाली। सिर पर पत्थर लगने से लूट का प्रयास कर रहा युवक घायल हो गया। सिर से खून बहने से वह लहूलुहान हो गया। बैंक कर्मचारियों ने इसकी सूचना पुलिस को दी। पुलिस कुछ ही देर बाद पुलिस मौके पर पहुंची तथा लुटेरे को हिरासत में ले उसे अस्पताल ले गई। पकड़े गए युवक की पहचान विजय कुमार जाट पुत्र देवीलाल ढाका निवासी वार्ड नंबर 12 पक्का सारना PS सदर के रूप में हुई है। पुलिस ने लूट का प्रयास करने वाले युवक से पूछताछ कर मौके से फरार हुए उसके दूसरे साथी की धरपकड़ के प्रयास आरंभ कर दिए हैं। सूचना मिली थी सेंट्रल बैंक धान मंडी के अंदर बैंक है कि एक व्यक्ति चक्कू के अंदर घुसा है, जिस पर मैं और मेरा थाने का जाब्ता इसको लेकर मौका पर पहुंचे। दूसरे वो बाहर निकल गया था। बाहर निकलते चक्कू ले रहा था, वह निकला तो पब्लिक ने उसको दे दिया। हमने जाके उसको पकड़ लिया। चोटें लगी है, उसका मेडिकल मुआयना हॉस्पिटल से करवाया जा रहा है। जैसी कंडीशन होगी रिपोर्ट बैंक के अधिकारियों को कहती है, रिपोर्ट देने पर आगामी कार्रवाई की जाएगी। CCTV देखे जा रहे हैं, CCTV के लिए जाब्ता भेज रखा है, वो देखे जा रहे हैं। पूछताछ की जा रही है, अभी पूरा नहीं बता सकते। भारतीय जनता पार्टी के नेता राजेंद्र सिंह राठौर ने जंक्शन स्थित सर्किट हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया।
प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने राज्य सरकार पर प्रत्येक मोर्चे पर विफल रहने का आरोप लगाया। प्रतिपक्ष के उपनेता राजेंद्र सिंह राठौड़ मंगलवार को 2 दिवसीय दौरे पर अपने गृह नगर हनुमानगढ़ पहुंचे। इस दौरान उन्होंने जंक्शन में सर्किट हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोलते हुए राज्य सरकार को प्रत्येक मोर्चे पर विफल बताया। उन्होंने कहा कि सरकार की अंतर्कलह का खामियाजा राजस्थान की जनता भोग रही है। उन्होंने कहा कि यह पहला मौका है जब सत्ता पक्ष इतना डर रहा है। 34 दिन तक डर के मारे सरकार होटलों में कैद रही, इससे जनता परेशान होगी। इस पॉलिटिकल ड्रामे का मुख्य किरदार सीएम खुद थे, जबकि इसका आरोप उन्होंने भाजपा के मत्थे मर दिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि कोरोना काल में राज्य सरकार पूरी तरह विफल रही। जनसंख्या से अधिक सैंपलिंग कर जनता को बेवकूफ बनाया जा रहा है। यह सैंपलिंग इस बात का सबूत है कि सरकार खाना पूर्ति करने में लगी हुई है। सरकार के सभी मंत्री बयानवीर बने हुए हैं। सरकार लगातार किसानों पर टैक्स लगाकर उन्हें आर्थिक रूप से कमजोर बनाने का प्रयास कर रही है। स्टाम्प ड्यूटी शुल्क का प्रयोग गौ सेवा की बजाय अन्य मदों पर किया जा रहा है। बिजली बिलों व पेट्रोल डीजल की दरों में लगातार बढ़ोतरी की जा रही है। इससे जनता की आर्थिक रूप से कमर टूट रही है। हालांकि केंद्र सरकार लगातार आर्थिक सहयोग दे रही है, लेकिन राज्य सरकार की आर्थिक नीति सही नहीं होने की वजह से यह दिन देखने पड़ रहे हैं। राजेंद्र सिंह राठौड़ ने राज्य सरकार पर कानून व्यवस्था के मामले में विफल होने का आरोप लगाते हुए कहा कि कानून व्यवस्था इतनी जर्जर हो चुकी है कि क्राइम ब्यूरो की ओर से 31 जुलाई को प्रस्तुत की गई रिपोर्ट के अनुसार आईपीसी में 1,07,000 गंभीर अपराध दर्ज हुए हैं। इनमें से 40,000 अपराधों में ही चालान पेश किया गया है। आज 67,000 अपराधी पुलिस की गिरफ्त से बाहर घूम रहे हैं। उन्होंने कहा कि चाहे टिड्डी दल की मार हो, बिजली की बढ़ी हुई दरें हो, चाहे पेट्रोल डीजल पर बढ़ाया गया वेट हो, इन सबसे त्रस्त लोग आज इस सरकार को कोस रहे हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में भाजपा जिलाध्यक्ष बलबीर बिश्नोई, अमित साहू, कविंदर सिंह शेखावत, जुगल किशोर गौड़, दीपक खाती सहित अन्य भाजपा कार्यकर्ता मौजूद रहे। कुल राजस्थान की 2011 की जो जनगणना है उसके अनुसार 6 करोड़ 60 लाख लोग हैं। उनसे कई गुना ज्यादा 9 करोड़ से ज्यादा लोगों की उन्होंने स्क्रीनिंग कराया। अगर स्क्रीनिंग की होती तो आज ये आंकड़ा 81,600 को पार नहीं करता। आज 1,056 लोग कालकल्पित नहीं होते। मैंने विधानसभा में कहा था 15,000 लोग ऐसे संक्रमित हैं जिनका सोर्स मालूम नहीं है, कहां से संक्रमित हुए ये। और जब समाज में सोर्स मालूम नहीं रहता तो उसको कम्युनिटी स्प्रेड कहते हैं। ये कम्युनिटी स्प्रेड हो गया है। सरकार रैंडम सैंपलिंग कर नहीं रही है और आज के समय में प्रतिदिन जितने मरीज आ रहे हैं, राजस्थान की राजधानी में भी निजी और सरकारी चिकित्सालयों में संज्ञाएं नहीं मिल रही है। राम भरोसे सारी चिकित्सा व्यवस्था है। मुख्यमंत्री जी और चिकित्सा मंत्री जी बयानवीर बने हुए हैं। इस बार जो पिछले पखवाड़े विधानसभा का सत्र चला, सरकार ने 5 सितारा होटल से सीधे अपने विधायकों को लाकर अपने विश्वास के मत के प्रस्ताव को रखा और उसके बाद जब दोबारा सदन के अंदर कोरोना की चर्चा के बाद में सदन वापस जुड़ा तो हमें 10 बजे बुलाकर यह कहा गया कि बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की मीटिंग में हम 5 बिल आज पेश करेंगे। उन बिल पर आज ही सर्कुलेशन होगा, आप उनमें अमेंडमेंट संशोधन दे सकेंगे, आज उनको पारित करेंगे। हम इन नए बिलों में हमारा अधिकार पर आप कुठाराघात कर रहे हैं, ये हमारा अधिकार है, संविधान प्रदत्त अधिकार है, हम इसमें भाग नहीं लेंगे। और उसके बाद जिस प्रकार का गतिरोध इन्होंने किया, पहली बार चेयर ने कहा मेरा नाम पुकार करके इनको सदन से बाहर निकालने का प्रस्ताव लाओ, और पहली बार इस वैश्विक महामारी के अंदर सैकड़ों मसल पुलिस घुसी सदन के अंदर और आपस के अंदर सोशल डिस्टेंसिंग की राजस्थान के सर्वोच्च सदन में जिस प्रकार की धज्जियां उड़ी, उसी का परिणाम रहा कब एक के बाद एक कई माननीय सदस्य कोरोना पॉजिटिव आ रहे हैं। इन्होंने हमारी अनुपस्थिति में जो 2 बिल पास किए, एक कृषि उपज मंडी
संशोधन विधेयक 2020 ये लेकर आए, उसमें ये संशोधन के माध्यम से इस बार हमारी अनुपस्थिति में इन्होंने ये तय कर दिया कि कृषि उपज मंडी परिसर के अंदर या नोटिफाइड या लाइसेंसी जहां भी कोई कृषि जींस की खरीद विक्रय होता है, वहां कोई भी किसान अगर अपनी फसल को ले आया है तो भी उस पर मंडी टैक्स लायबल होगा। एक दिवसीय हनुमानगढ़ की यात्रा नितांत व्यक्तिगत यात्रा थी। यहाँ आने पर प्रेस के कुछ मित्रों ने कुछ सवाल किए और मैंने उनको स्पष्ट किया कि 20 महीने का समय इस सरकार का पूरा हो गया और इस 20 महीने के अंदर सरकार हर मोर्चे पर विफल रही। भारतीय जनता पार्टी ने सदन से सड़क पर जन आंदोलन की घोषणा कर रखी है। वैश्विक महामारी कोरोना है, इस कारण से हम वर्चुअल प्लेटफॉर्म पर सरकार के खिलाफ हल्ला बोले हुए हैं। सारे वो मुद्दे जिनका दंश आज आम आदमी भुगत रहा है, उन बातों को लेकर अलग अलग समय पर प्रमुख प्रतिपक्ष के रूप में अब भारतीय जनता पार्टी सरकार पर हल्ला बोलने की भूमिका में आई है। इस 20 महीने के अंदर अपराध अनियंत्रित हो गए। क्राइम ब्यूरो रिपोर्ट, जो खुद सरकार की रिपोर्ट है, पुलिस विभाग की रिपोर्ट है, वो खुद ये कहती है 31 जुलाई तक इस 7 महीने के कालखंड में 1,07,000 मुकदमे पूरे राजस्थान में इंडियन पेनल कोड में अलग अलग जगह पर दर्ज हुए। मात्र 40,000 मुकदमों में चालान हुआ, यानी 67,000 अपराधी आज भी पुलिस की गिरफ्त के बाहर हैं। थाना कचहरी नीलाम हो रही है और इसी कारण से आज बेखौफ है पूरा पुलिस तंत्र। विद्रोही विधायकों को ढूंढने में सक्रिय रहा, पर बहरोड के अंदर पुलिस हिरासत में पहली बार गिरोह ने हमला किया। पपला को जैसे दुर्दांत अपराधी को पकड़कर अपनी पकड़ में लेकर पुलिस के गिरफ्त से बाहर ले गए, आज तक उसको पुलिस गिरफ्तार नहीं कर पाई। हत्याएं, अपहरण, बलात्कार आम बात हो गई। अपराधी निरंतरता से पुलिस की पकड़ से बाहर है। विकास का पहिया रुका हुआ है। पंचायत राज संस्थाओं को 73वें संविधान के संशोधन के अनुसार उनका जो वैधानिक अधिकार है, राज्य वित्त आयोग और केंद्रीय वित्त आयोग की सिफारिश से मिलने वाला पैसा, वो भी 1840 करोड़ रुपया सरकार ने दूसरे कामों में खर्च कर लिया। कोरोना बेकाबू है, 81,000 के आंकड़े को पार कर रहा है। सरकार के घोषणाओं के बाद भी कोरोना मरीजों के लिए बेड्स कम पड़ते जा रहे हैं। आबादी से दुगनी स्क्रीनिंग करने का दावा करने वाली सरकार की पोलें खुल चुकी है और अब भगवान के भरोसे राजस्थान के लोग हैं। सरकार ने ऐसे मौके पर जब आम आदमी की अर्थव्यवस्था एक तरह से झटके में है, सदमे में है, वैश्विक महामारी कोरोना के कारण बिजली के दामों में वृद्धि करना और बिजली की कटौती करना, पेट्रोल का वेट बढ़ा देना, इस बात को सिद्ध कर रहा है कि सरकार का किसान से, आम आदमी व्यक्ति से कोई सरोकार नहीं। बेरोजगारी भत्ता अभी इसी महीने से जो 3500 रुपये 67,000 बेरोजगारों को मिलते थे, वो भी सरकार ने बंद कर दिए। टिड्डी की मार से किसान परेशान है और सरकार बेपरवाह है किसान की बर्बादी को लेकर। आज भी कमर्शियल बैंकों से जिन किसानों ने लोन लिया, 22 लाख किसान शेड्यूल बैंक से जिन्होंने लोन लिया, सहकारी ऋण 2018-19 में जिन्होंने लिया, उनका एक पैसा माफ नहीं हुआ। सरकार की अकर्मण्यता के कारण हर वर्ग आज सड़क पर उतरने को आतुर है और अगर वैश्विक महामारी कोरोना नहीं होती तो आज सड़क पर उतरकर हर जिले के अंदर किसान का प्रबल विरोध होता। इस सरकार के अंतर्विरोध के कारण से जनता ने भुगता है। सरकार 1 महीने से ज़्यादा दिन तक पॉलिटिकल क्वारंटाइन में रही और आम जनता को वैश्विक महामारी कोरोना के अंदर, टिड्डी के मार के अंदर, कटती हुई बिजली के अंदर, रुके हुए विकास के अंदर, बढ़ते हुए अपराध के ग्राफ को में बेसहारा छोड़ दिया। इस सरकार के अब दिन लद रहे हैं
अंतर्कलह इस सरकार को कब ले बैठे मालूम नहीं। ये सरकार विफल सरकार है। अब जिस प्रकार की हालात और वित्तीय हालात से सरकार गुजर रही है, ये अपना एनुअल प्लान पूरा नहीं कर पाएंगे। ना सड़क बनेगी, ना स्कूल खुलेंगे, ना हॉस्पिटल खुलेंगे, ना भर्ती होगी, और सरकार ने जो थोथे वादे कर रखे हैं वो दूरदर्शित होंगे। राजस्थान पटवार संघ और राज्य सरकार के बीच पूर्व में हुए समझौते को लागू करने की मांग को लेकर मंगलवार को संघ से जुड़े सदस्यों ने प्रतिपक्ष उपनेता राजेंद्र सिंह राठौड़ को ज्ञापन सौंपा। राजस्थान पटवार संघ के पदाधिकारियों ने मंगलवार को विधानसभा में प्रतिपक्ष के उपनेता राजेंद्र सिंह राठौड़ को मुख्यमंत्री के नाम का एक ज्ञापन सौंप विभिन्न समस्याओं के समाधान की मांग की है। ज्ञापन में कहा गया है कि राजस्थान सरकार और पटवार संघ के बीच वित्त विभाग के मुख्य सचिव की मध्यस्थता में 10 बिंदुओं पर एक समझौता हुआ था। इनमें से कुछ बिंदुओं का क्रियान्वयन अभी तक शेष पड़ा है। ज्ञापन के जरिए पटवारियों की वेतन विसंगति में सुधार हेतु पूर्व में हुए समझौते के तहत ग्रे पेड 3600 या पे लेवल 10 करने, एसीपी योजना के तहत 9-18-27 वर्ष की सेवा अवधि के स्थान पर 7-14-21-28-32 वर्ष की सेवा अवधि पूर्ण करने पर वेतन वृद्धि करने व संगठन के साथ पूर्व में हुए सभी समझौतों का निस्तारण करवाने की मांग की गई है। जन प्रतिनिधि जन चेतना अनुशंसा ज्ञापन कार्यक्रम, उसके अंतर्गत हम जो हमारे साथ चौथे वेतनमान से लेकर आज तक जितनी विसंगतियां हुई, उन विसंगतियों के निवारण के लिए हम जनप्रतिनिधियों के माध्यम से अपनी बात जनता और जनता प्रतिनिधियों के माध्यम से सरकार के सामने पहुंचाना चाहते हैं। इसी क्रम में आज विधानसभा में प्रतिपक्ष के उपनेता श्री राजेंद्र सिंह जी राठौड़ हमारे हनुमानगढ़ आए, तो उनसे भी हम इस संबंध में मिले हैं। बाकी भी कुछ पटवार संघ की समस्याएं हैं जिनके संबंध में उनको अवगत कराया गया है, और हमें पूर्ण विश्वास है कि जनप्रतिनिधियों के माध्यम से हम हमारी समस्या को सरकार के सामने रख पाएंगे और सरकार हमारी समस्याओं का शीघ्र निस्तारण करेगी। विभिन्न किसान संगठनों से जुड़े किसानों ने मुख्यमंत्री के नाम का एक ज्ञापन उपखंड अधिकारी को सौंप किसान विरोधी अध्यादेशों को वापस लेने की मांग की। केंद्र सरकार द्वारा पारित किए गए 3 कृषि अध्यादेशों को वापस लेने की मांग को लेकर मंगलवार को विभिन्न किसान संगठनों से जुड़े किसानों ने मुख्यमंत्री के नाम का एक ज्ञापन उपखंड अधिकारी को सौंपा। ज्ञापन में किसानों ने बताया कि किसान विरोधी अध्यादेशों के खिलाफ पूर्व में नियोजित कार्यक्रम का ज्ञापन प्रशासनिक अधिकारियों को सौंपा गया है। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के आकस्मिक निधन के कारण शोक की स्थिति में आज व्यापक स्तर पर प्रदर्शन न करते हुए शांतिपूर्ण तरीके से किसान अपना रोष जाहिर कर रहे हैं। किसानों ने बताया कि ज्ञापन के जरिए स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू करने, समर्थन मूल्य पर फसलों की खरीद करने की मांग की गई है। कृषि अध्यादेशों के खिलाफ किसान संगठन 15 सितंबर तक जिले की सभी ग्राम पंचायतों में हस्ताक्षर अभियान चलाकर किसानों को एकजुट करेंगे। उन्होंने कहा कि यदि इन अध्यादेशों को वापस नहीं लिया गया तो आंदोलन को तेज किया जाएगा। राजस्थान के सभी किसान संगठनों ने एकजुट होकर पूर्व नियोजित जो कार्यक्रम रखा था कि 1 सितंबर को जो 3 काले अध्यादेश केंद्र सरकार लेकर आई है उनके खिलाफ सरकार को ज्ञापन सौंपेंगे। लेकिन आदरणीय पूर्व राष्ट्रपति महोदय प्रणब मुखर्जी के निधन के कारण जो आज राजकीय शोक रखा गया है, उसके तहत कार्यक्रम को बहुत ही छोटा कर दिया गया है। 20-30 प्रतिनिधि हम सिर्फ ज्ञापन देने के लिए पहुंचे हैं। और जो केंद्र सरकार ने 3 काले अध्यादेश जो लेकर आई है, केंद्र सरकार धीरे धीरे जो देश को निजीकरण के अंदर लेके जा रहे हैं, जैसे पहले बिजली बोर्ड में निजीकरण कर दिया था, फिर रेलवे को, और अब धीरे धीरे किसानों को दूसरी अगली में झोंक रही है। अगर यही अध्यादेश लागू हो गए तो एक दिन ऐसा आएगा जब किसान को खुद के ही खेत में मजदूर बनकर काम करना पड़ेगा। ये किसान संगठन जो मुख्य हैं इनके वो कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। 15 तारीख तक हम गांव-गांव जाकर एक हस्ताक्षर अभियान चलाएंगे जिसमें सभी किसानों को जोड़ा जाएगा, और 21 तारीख को सभी किसान संगठन और व्यापारिक संगठन जितने भी हैं उनको साथ लेकर के 21 तारीख को फिर से जिला मुख्यालय, तहसील मुख्यालय पर एक प्रदर्शन किया जाएगा। उसके बाद में भी अगर सरकार नहीं चेतती है तो सभी संगठन एकजुट होकर के और पूरे प्रदेश में आंदोलन करेंगे। आज पूर्व अपने राष्ट्रपति माननीय प्रणब मुखर्जी के निधन के कारण शोक व्यक्त किया, और उसके बाद में पूर्व नियोजित हमारा कार्यक्रम था 1 तारीख को ये ज्ञापन सौंपना था। केंद्र सरकार जो 3 अध्यादेश लाई है किसानों के विरुद्ध, उसके वापस लेने के लिए और स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को लागू करवाने के लिए, तो इस कोरोना काल को और महामहिम राष्ट्रपति जी के शोक के कारण हमने थोड़ा शॉर्ट कर दिया इसका, और शांतिपूर्ण तरीके से ज्ञापन दिए हैं। अगर फिर भी केंद्र सरकार नहीं चेतती है तो उसके बाद में हम अभी गांव-गांव हस्ताक्षर अभियान शुरू करेंगे, और 21 तारीख को हम धरना प्रदर्शन पूरे ट्रैक्टर लेकर रैलियाँ निकालेंगे, और केंद्र सरकार को हम घुटनों पे लाके और हमारी मांगें मनवाने में सक्षम होंगे। और अभी वक्त है ब्रेक का, हाजिर होता हूँ छोटे से ब्रेक के बाद।
यूं तो कई बार मुझे हंसते देखा है, पर ये हंसी कुछ और है। ये गहना मुझ पर जचता है, पर ये महज एक गहना नहीं, ये रूपरेखा है मेरे मन की, हंसती खिलखिलाती लहरों की, जो आतुर थी अब तक मुझ पर सजने को। इसलिए ये गहना ही मेरा सच्चा श्रृंगार है, श्रृंगार है, श्रृंगार है। अरे बबलू, लॉकडाउन खुलते ही टहलने निकल पड़े। महामारी अभी फैली हुई है। सरपंच जी टहलने नहीं, काम पे वापस जा रहे हैं। तुझे डर नहीं लगता वायरस पकड़ लेगा? पहले थोड़ा बहुत डर लगता था, फिर पता चला कि अगर मैंने पूरी सावधानी बरती तो ये बीमारी होने की संभावना कम है। सबसे महत्वपूर्ण है ये मास्क। काम पर मास्क हमेशा पहनूंगा, समय समय पर हाथ धोता रहूंगा और दूसरों से हर वक्त कम से कम 2 गज की दूरी बनाए रखूंगा। खुद को, दूसरों को और अपने परिवार वालों को भी सुरक्षित रखूंगा। अरे भाई, मेरी जिम्मेदारी बनती है तुझे चेतावनी देना, सो दे दिया। जब देश के मेडिकल और स्वच्छता कर्मचारी रोज कोरोना वायरस से लड़ने का काम कर रहे हैं, तो हमारी भी तो जिम्मेदारी बनती है अपना काम करने की। बबलू, तुझे कुछ हो गया तो? हजारों लोग इस बीमारी को हराकर ठीक हो चुके हैं, और अगर किसी कारण मुझे ये बीमारी हो भी जाए तो सरकार ने अस्पताल में हमारे इलाज के लिए पर्याप्त व्यवस्था कर रखी है। ये घबराने का वक्त नहीं, एक दूसरे का हौसला बढ़ाने का वक्त है। अरे ऐसे क्या देख रहा है? तू काम पे जाएगा, मैं नहीं जाऊंगा, नाक नहीं कट जाएगी मेरी। चलो। मास्क। हाँ, मास्क। अरे नाक तो ढक लो। हाँ। कोरोना वायरस से हमें लड़ाई जारी रखनी पड़ेगी, और उससे डर कर नहीं, पूरी सावधानी के साथ डट कर चलिए। रुकी जिंदगी को आगे बढ़ाएं, देश को आत्मनिर्भर बनाएं। जय हिंद। ब्रेक के बाद स्वागत है। आइए नजर डालते हैं अगले समाचारों पर। जिला मुख्यालय पर मनाए जा रहे गणेश महोत्सव का मंगलवार को समापन हुआ। इस दौरान श्रद्धालुओं ने शोभा यात्रा निकालकर भगवान गणेश की मूर्तियों का जल में विसर्जन किया। पिछले एक सप्ताह से चल रहा गणेश महोत्सव मंगलवार को समाप्त हो गया। महोत्सव समाप्ति के बाद श्रद्धालुओं ने भगवान गणेश की मूर्तियां जल में विसर्जित की। इस अवसर पर क्षेत्र के अलग अलग भागों से श्रद्धालु शोभा यात्रा लेकर नहरों पर मूर्तियां विसर्जन करने के लिए पहुंचे। इस दौरान श्रद्धालुओं का उत्साह देखते ही बनता था। इसी के साथ कुछ श्रद्धालुओं ने कोरोना के दृष्टिगत घरों में मिट्टी से तैयार की गई गणपति बप्पा की मूर्तियों को जल में प्रवाहित कर खुशहाली की कामना की। श्रद्धालुओं के अनुसार भगवान विनायक को प्रथम पूजनीय विघ्नहर्ता माना गया है। मान्यता है कि गणेश महोत्सव के तहत भगवान गणेश की प्रतिमा को घरों में स्थापित कर 10 दिन तक पूजा अर्चना की जाती है। इसके बाद इस मूर्ति को जल में प्रवाहित किया जाता है। मान्यता के अनुसार श्री गणेश भगवान की जल प्रवाह में सारे विघ्नों को भी प्रवाहित कर देते हैं। गणपति बप्पा का विसर्जन कर रहे हैं और विधिवत रूप से इसकी पूजा अर्चना की जा रही है और हम नहर पे जाके इसका विसर्जन करेंगे और यही मनोकामना है कि दुनिया से जो भी बुराई है वो सब खत्म हो जाए और कोरोना वायरस भी अपने साथ ही लेके चले जाए और दुनिया में खुशियाँ ही खुशियाँ हो। मोरिया की बहुत सुगंध कामना शुरू हो रही है बाबा की, तो बहुत खुशियाँ छा रही है तो हनुमानगढ़ टाउन के अंदर, तो सब खुशियाँ हैं। बाकी वो रोड़ा चल रहा है कोरोना का, तो सबसे छुटकारा मिल जाए, बहुत अच्छी बात है। यहाँ पे कोई कोरोना नहीं, कोई और नहीं, तो यहाँ पे छुटकारा मिल जाए, कोई जो सभी लोग हैं सब सुखी से। हमने अभी गणपति जी को विसर्जित किया है। हमने खुद अपने हाथों से गणपति जी को बनाया था। कोरोना चल रहा है तो बाहर से हमने लेना अवॉइड किया और प्रिकॉशंस लेते हुए खुद बनाया। अभी गणपति जी है जिनको विघ्नहर्ता कहा जाता है और इस
कोरोना के चलते, और मतलब सारी हमने उनसे पूजा करी कि जल्दी से जल्दी कोरोना ख़त्म हो जाए, और जितने भी लोगों को इसके कारण दिक्कत हो रही है वो बच्चे उनसे हमें भी बचाए रखे और जल्दी से जल्दी ये संकट चला जाए। रेलवे अधिकारियों की मौजूदगी में मंगलवार को टाउन स्थित कॉलेज फाटक के रास्ते को पूर्णतः बंद कर दिया गया। उल्लेखनीय है कि आवागमन के लिए नए बने अंडरपास को 2 दिन पूर्व शुरू कर दिया गया था। टाउन के कॉलेज फाटक के रास्ते को आज रेलवे विभाग की तरफ से हमेशा के लिए बंद करवा दिया गया। रेलवे विभाग के अधिकारियों की मौजूदगी में कॉलेज फाटक के रास्ते पर बड़े बड़े पिलरों से फेंसिंग कर दी गई। इस रास्ते से आवागमन पर पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया गया है। रेलवे अंडरपास बनने के बाद इस रास्ते को रेलवे द्वारा पूर्णतः अधिकृत किया जा रहा है। रेलवे विभाग के एडीएन अवधेश कुमार ने बताया कि अंडरपास का रास्ता 29 अगस्त को आम जन के लिए खोल दिया गया था, तभी कॉलेज फाटक के रास्ते को भी बंद करवा दिया गया था। संभावित दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाने और लोगों की सुविधा के लिए अंडरपास बनवाया गया है। अंडरपास बनने के बाद अब कॉलेज फाटक पर 4 दीवारी कर दी जाएगी। उन्होंने बताया कि अंडरपास पर शेड लगवाने के लिए नगर परिषद की तरफ से प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। जल्द ही शेड निर्माण कार्य शुरू करवा दिया जाएगा। बरसात के मौसम को देखते हुए पानी निकासी के लिए वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम का काम जल्द ही आरंभ कर दिया जाएगा। आज का निरीक्षण तो फाटक के संबंध में था। जो फाटक जो क्लोजिंग हो रहा है, क्लोजिंग तो वैसे 29 तारीख को ही कर दिया था। ये जो अपने अखबार और अपने जो न्यूज़ पेपर पहले बता दिया था। जैसे कि अंडरपास पहले 29 तारीख को बता दिया चालू हो चुका है, तो 29 अगस्त से अभी तो उसके जो टेक्निकल वर्क्स हैं वो कंप्लीट हो रहे हैं। लाइक जो उनके टेक्निकल मशीनरीज हैं उनको हटाना, उनको डिसमेंटल करना और सारा एज ए मतलब टेक्निकल वर्क है, रेलवे टेक्निकल। ये तो अपनी साथ में जो रेलवे का स्टाफ है, सीनियर सेक्शन इंजीनियर, इन सब जो वर्क सेंटर रिलेटेड वो अपना काम कर रहे हैं। जैसे ये फाटक को कम्प्लीट वो बंद पहले से ही हो चुका है 29 तारीख को, और टेक्निकल वर्क करते हुए उसको कम्प्लीट करते हैं। पुल का कार्य कम्प्लीट है। सिवाय एक रेन वाटर हार्वेस्टिंग है, जो कि एक रेन वाटर हार्वेस्टिंग तो भी बन के तैयार हो गया है। शेड भी 2 बनने हैं, जिसमें से एक अभी बनना चालू है, वो भी 5 या 6 दिन में आगे हो जाएगा। सेट इसका सेट का प्रोविज़न पहले था नहीं, तो नगर परिषद ने पहले एक बार अभी दोबारा उन्होंने एप्लीकेशन दी है, उस बेसिस पे अभी प्रपोजल भेज दिया है। प्रपोजल के बाद देखते हैं कि डिपेंड करता है सिचुएशन पे, उस हिसाब से सेट होता है, ठीक है, उसके लिए प्रपोजल भेजा हुआ है। ये रास्ता जो बंद है, ये तो जो पहले फाटक का रास्ता था उसको अपने डाइवर्ट कर दिया अंडरपास होते हुए। फिर इस फाटक को तो जैसे एज इट इज़ क्लोज करना है, जस्ट लेके ट्रेस पासिंग ना हो, लोगों के लिए अनसेफ ना रहे। दोनों साइड दीवार बनाकर जो अपने फेंसिंग गार्ड के, जिससे कि एक बार प्रोटेक्ट हो, लोगों को ये पता रहे, और उनके लिए सेफ्टी के लिए भी बहुत ज़रूरी है ये कि ट्रैक को पार ना करें। काम रेल के ही कहीं ना कहीं मेंटेनेंस में आएगा, जो रहेंगे शेल्टर एंड अदर थिंग्स। बाकी इसमें रेल की तो ये है कि 2 आदमी जो अपने स्पेयर हुए हैं, दैट आर द सेविंग, जो RUB के संबंध में जो सेविंग हुई है वो। टाउन स्थित राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय की SDMC कमेटी द्वारा विद्यालय का सौंदर्यकरण कार्य आरंभ करवाया गया है। समिति सदस्य अमर सिंह राठौड़ ने बताया कि स्कूल को हेरिटेज लुक दिया जाएगा। टाउन स्थित राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के सौंदर्यकरण का काम आरंभ कर दिया गया है। फोर्ट स्कूल के नाम से चर्चित राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में धौलपुर से मंगवाई गई विशेष पत्थर से विद्यालय भवन की साज सज्जा की जा रही है। स्कूल के सौंदर्यकरण के काम में विद्यालय के पूर्व छात्रों जो अब राजकीय सेवा या अन्य कार्यों के रूप में लोगों की सेवा कर रहे हैं, उनके द्वारा विद्यालय का जीर्णोद्धार करवाया जा रहा है। इस संदर्भ में जानकारी देते हुए स्कूल की प्रधानाध्यापिका श्रीमती मंजू यादव ने बताया कि स्कूल में शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार देखने को मिला है, लेकिन विद्यालय भवन की स्थिति जो की त्यों है। ऐसे में विद्यालय प्रबंधन ने स्कूल की SDMC कमेटी की बैठक में स्कूल के सौंदर्यकरण का मुद्दा रखा था। इसके बाद कमेटी सदस्यों ने विद्यालय के सौंदर्यकरण का काम जल्द शुरू करवाने का आश्वासन दिया था। यह काम अब शुरू हो चुका है। वहीं SDMC कमेटी के सदस्य और पूर्व सभापति अमर सिंह राठौड़ ने बताया कि वर्तमान में उच्च पदों पर कार्यरत अधिकारी और जनप्रतिनिधि इसी स्कूल के छात्र रहे हैं। उन सभी के सहयोग से सौंदर्यकरण का काम करवाया जा रहा है। सौंदर्यकरण के लिए स्कूल को हेरिटेज रूप देने का प्रयास किया जा रहा है। स्कूल के बाहर की दीवारों पर धौलपुर से मंगवाया गया पत्थर लगाकर राजस्थान की छवि प्रदर्शित करती नक्काशियां तराशी जाएंगी। उन्होंने जानकारी दी कि इस काम में करीब 25 लाख रुपए की लागत आएगी। सौंदर्यकरण के इस कार्य में उनका साथ मनोज विनोचा सहित अन्य लोग दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि सौंदर्यकरण के कार्य को 10 नवंबर तक पूरा कर लिया जाएगा। जो स्कूल है 6th क्लास से लेके सीनियर हाई सेकेंडरी स्कूल तक मैं इसमें पढ़ा हूँ, और यहाँ की यादें, बचपन की मधुर स्मृतियाँ हमारे मन में अभी भी है। यहाँ मनोज विनोचा ने फोन किया
प्रेम जी मेघवाल पार्षद साहब ने भी कहा, मुझे यहाँ बुलाया गया कि यहाँ कुछ सुधार करना है। तो यहाँ की जो कमेटी है, मैडम प्रिंसिपल मैडम है, उन्होंने कहा कि बाहर की जो 270 फुट चौड़ी दीवार है, 17 फुट ऊंची है, और इसका दरवाज़ा इसको धौलपुर से सुंदर तरीके से सुसज्जित करना है। ये मुझे जिम्मेदारी दी गई। मैंने साथियों के साथ इसका कार्य आरंभ करवा दिया। 3000 फीट पत्थर आ गया, और मजदूर और जो इसके शिल्पकार है, मूर्तिकार है, वो लगे हुए हैं। कोशिश कर रहे हैं भी 1.5-2 महीनों में आगे का फ्रंट बन जाए, और आने वाले समय में सभी साथी लगेंगे तो निश्चित रूप से इसमें रोल मॉडल होगा। हमारे जैसे SDMC एक स्कूलों में गठित होती है, तो स्कूल डेवलपमेंट का काम देखती है। तो SDMC की हमने 2 जुलाई को पुनर्गठन किया, और उसके बाद में फर्स्ट मीटिंग हमने 2 जुलाई को रखी। तो उनके सामने एक प्रपोजल रखा था कि ये 1935 से ये स्कूल चल रहा है, और इसकी जो स्थिति है वैसी की वैसी है, इसमें कोई ज़्यादा परिवर्तन नहीं आया। कुछ कमरे बने हैं, बाकी मतलब जो एंट्रेंस है ना, तो वो वैसे की वैसी है। आजकल अपने देखते हैं भी स्कूलों में बच्चे जब जाते हैं ना, तो वो पहले इंफ्रास्ट्रक्चर देखते हैं कैसे, बिल्डिंग कैसी है। तो ये चीज़ बिल्कुल हमारे मन में थी कि बच्चों को ऐसी चीज़ लगे कि अंदर घुसें तो उनको लगे कि हाँ भी हम एक बहुत अच्छे स्कूल में पढ़ने वाले हैं। शैक्षिक वातावरण तो हमने जो है वो हमारी जिम्मेवारी है, उसके लिए हमें किसी से कोई प्रयास करने की ज़रूरत नहीं है, उसके लिए तो हम खुद ही हैं। तो इस चीज़ के लिए जब SDMC के सामने प्रस्ताव रखा गया, तो SDMC ने हमें उसी दिन ही आश्वासन दे दिया था कि ये काम तो आपका 100% होगा, हम इसको बिल्कुल हेरिटेज लुक देंगे। तो उन लोगों ने संपर्क किया, और बड़ी मेहरबानी है, माँ सरस्वती का आशीर्वाद है भी हमारे विद्यालय को इतना बड़ा प्रोजेक्ट मिल गया, और काम भी सपने की तरह से शुरू हो गया। मतलब आप ये सोच सकते हो भी 2 जुलाई से अभी तक 2 महीने का टाइम निकला है। 2 महीने में इतने लोगों को तैयार कर रहे हैं कि वो इतना बड़ा प्रोजेक्ट स्कूल के लिए ले लें, और इतना उनका एक कॉन्टैक्ट स्कूल के साथ रिश्ता, आत्मीय रिश्ता जिसको कहते हैं, वो डेवलप हो जाए। तो बहुत खुश हूँ मैं इस चीज़ से भी, वास्तव में लगेगा भी हाँ केले वाला स्कूल। लागत अभी मिस्त्री जी से जैसे बात हुई थी, तो अमर सिंह जी और सावराम जी थे यहाँ पर, तो मिस्त्री जी ने 25 लाख का इसका बताया अनुमानित लागत जो है। ये इनका 10 नवंबर को तैयार करने का पूरा मोटिव है, और इन्होंने 11 दिसंबर को इसका इनॉग्रेशन करने का भी है। किसानों की फसल गुणवत्ता जांच के लिए टाउन स्थित कृषि उपज मंडी समिति कार्यालय में ओरी टेस्टिंग मशीन की स्थापना की गई है। टाउन स्थित कृषि उपज मंडी समिति कार्यालय में सरकार की महत्वाकांक्षी योजना के तहत किसानों की फसल गुणवत्ता जांच हेतु ओरी टेस्टिंग मशीन लगाई गई है। इस मशीन के जरिए किसानों की फसलों की गुणवत्ता जांच करना बेहद आसान हो जाएगा। उल्लेखनीय है कि सरकार की राष्ट्रीय कृषि योजना के तहत किसानों के लिए ई नाम की एक एप्लीकेशन लॉन्च की गई है, जो कृषि संबंधित सभी कार्यों का विवरण ऑनलाइन दर्ज करेगी। इसी योजना के क्रियान्वयन को लेकर प्रत्येक जिले में फसल की गुणवत्ता जाँच के लिए मशीनें लगाई जा रही है। उक्त योजना के कोऑर्डिनेटर सोनू वर्मा ने बताया कि ई नाम एप्लीकेशन ऑनलाइन नीलामी के लिए बनाया गया ऐप है। इस एप्लीकेशन के जरिए कृषकों को उनके उत्पादन का उचित मूल्य दिलाना एवं व्यापारियों को एकल लाइसेंस से प्रदेश की सभी मंडियों से सीधे क्रय करने की सुविधा उपलब्ध करवाने का प्रयास किया गया है। किसानों के लिए यहाँ पे ऑयल टेस्टिंग मशीन इंस्टॉल किया गया है, जो कि इनाम प्रोजेक्ट से इंटीग्रेटेड है। और भी मशीनें इसके तहत यहाँ पे आने वाली है, जैसे ग्रेन एनालाइजर और मोर्फोलॉजी मशीनें अभी यहाँ पे आने वाली है। ये प्रोजेक्ट मोदी जी ने 14 अप्रैल 2016 को शुरू किया था, किसानों की आय डबल करने के लिए 2022 तक आय डबल करने का टारगेट सेट किया हुआ मोदी जी ने। उसी के तहत ये प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है। अभी तक यहाँ पे 400 किसानों का रजिस्ट्रेशन किया जा चुका है इनाम के तहत, और टाउन मंडी के लगभग सारे व्यापारी जो हैं यहाँ के एजेंट्स हैं, उनका रजिस्ट्रेशन भी यहाँ पे किया जा चुका है। और जंक्शन मंडी के जो एजेंट है उनका रजिस्ट्रेशन का कार्य चल रहा है सर। 1 जून से स्टार्ट हो गया था हनुमानगढ़ में सर, 1 जून 2020 से सर। शॉप पे जाके विजिट कर रहे हैं, समझा रहे हैं, पर्सनली मिलके प्रोजेक्ट की जानकारी साझा की जा रही है सर, व्यापारियों के साथ, किसानों के साथ जितना पॉसिबल हो सका है खुद ही कोशिश कर रहे हैं, जाके मिल रहे हैं सर। किसानों को इससे फ़ायदा ये हो रहा है कि जैसे कि अब जो भी किसान इनाम के थ्रू अपने पेमेंट ऑनलाइन लेता है, उसको गवर्नमेंट की तरफ से, राजस्थान गवर्नमेंट की तरफ से उसको 25% जो मार्केट फीस बनता है उसका इंसेंटिव के रूप में दिया जाता है, उसको एक्स्ट्रा बेनिफिट दिया जा रहा है सर। और उसके अलावा भी और बहुत सारे बेनिफिट है, जैसे कि
राज्य स्तर पर अगर कोई किसान 1 नंबर पे रहता है तो उसको 1 लाख रुपए का इनाम है, दूसरे पे 50,000 का है, तीसरे पे 25,000 का है, मंडी लेवल पे भी कुछ इनाम दिए जा रहे हैं। इसका लाभ ये होगा सर कि जैसे गुणवत्ता की जांच होगी, गुणवत्ता की जांच करने से क्या होगा, इसमें ट्रांसपेरेंसी रहेगी, क्योंकि ये सारा का सारा काम क्या है, ऑनलाइन हो रहा है। जो भी रिजल्ट निकलते हैं उसकी उपज के वो साथ के साथ ही ऑनलाइन हो जाता है सर। किसी भी प्रकार की धोखाधड़ी नहीं होगी सर किसान के साथ। और आज के लिए बस इतना ही। कल फिर हाजिर होता हूं नए समाचारों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।